चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा आज का टॉपिक है नैतिक विकास के सिद्धांत। हाँ, थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। और इसमें हम मुख्य रूप से दो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिकों पर बात करेंगे। जीन पियाजे और लॉरेंस कोहलबर्ग। बिल्कुल, हम इनके सिद्धांतों पर गहराई से चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि हाल के JSS 24I परीक्षा में इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे गए। मतलब ये सेशन सीटेट और सभी स्टेट टेट एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इन परीक्षाओं में असल में हमसे उम्मीद क्या की जाती है। ठीक है, तो अब हम हैं पेज 2 पर। यहाँ लिखा है परीक्षा की मांग। ये समझना तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल, इस स्लाइड पर खास ध्यान दीजिए। देखिए, आजकल के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं जैसे JSS 24I, वो आपसे सीधी सीधी परिभाषा नहीं पूछते। अच्छा। वो आपकी रीजनिंग और आपके तर्क करने की क्षमता को परखते हैं। सवाल ये नहीं होगा कि क्या सही है, बल्कि सवाल ये होगा कि किसी व्यक्ति के लिए कोई चीज क्यों सही है। मतलब क्या से ज्यादा क्यों पर जोर है। एकदम सही। जैसे यहाँ लिखा भी है, नैतिक निर्णय लेने के पीछे का तर्क क्या है। यही वो की पॉइंट है जिसे परीक्षक ढूंढ रहा है। आपका जवाब नहीं, आपके जवाब के पीछे का तर्क मायने रखता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो इस नींव को समझने के बाद चलें पहले सिद्धांत की तरफ। हाँ, चलिए नैतिक विकास के पहले फाउंडेशनल सिद्धांत को देखते हैं जो जीन पियाजे ने दिया था। तो अब हम आगे हैं जीन पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत पर। इनका नाम तो संज्ञानात्मक विकास के लिए बहुत सुना है। हाँ, और उनका नैतिक विकास का सिद्धांत भी उसी से जुड़ा है। पियाजे का ये सिद्धांत एक तरह से कोहलबर्ग के सिद्धांत की नींव है। उन्होंने नैतिक विकास को दो मुख्य भागों में बांटा है। दो भाग? अच्छा। हेटेरोनॉमस मतलब नियम बाहर से आते हैं। बिल्कुल। इस उम्र में बच्चे मानते हैं कि नियम पत्थर की लकीर है जिन्हें माता पिता या भगवान जैसी किसी अथॉरिटी ने बनाया है और उन्हें बदला नहीं जा सकता। और सबसे जरूरी बात, यहाँ बच्चे किसी काम के परिणाम मतलब कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान देते हैं। इरादे यानी इंटेंशंस पर नहीं। इरादे पर नहीं। जैसे वो एक उदाहरण है ना कि अगर किसी बच्चे से गलती से 10 कप टूट गए तो वो ज्यादा गलत है बजाय उसके जिसने जानबूझकर 1 कप तोड़ा। हाँ, क्योंकि 10 1 से ज्यादा है तो सजा भी ज्यादा बड़ी मिलनी चाहिए। एग्जैक्टली। और फिर दूसरा है ऑटोनॉमस मोरालिटी, जो 10 साल के बाद विकसित होती है। अब बच्चा समझने लगता है कि नियम आपसी समझौते से बनते हैं और समाज की भलाई के लिए बदले जा सकते हैं। और अब इरादा यानी इंटेंशन परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी है। यहाँ से MPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान देना, जहाँ वो कॉन्सिक्वेंसेस और इंटेंशंस के बीच के फर्क पर सवाल पूछेंगे। तो पियाजे के इसी काम को लॉरेंस कोहलबर्ग ने आगे बढ़ाया और एक ज्यादा विस्तृत ढांचा तैयार किया। हाँ बिल्कुल, चलिए अब उसे समझते हैं। वाह, तो अब हम देख रहे हैं कोहलबर्ग का ढांचा। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये तो एक सीढ़ी जैसा लग रहा है। हाँ, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को एक सीढ़ी की तरह ही बताया है। उन्होंने पियाजे के काम को ही एक्सपैंड किया, उसे और डिटेल में समझाया। अच्छा, उनके फ्रेमवर्क में 3 मुख्य लेवल्स हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 कन्वेंशनल और लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल। और हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं, तो कुल मिला के 6 स्टेजेस हो गई। एकदम सही। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी स्टेज को स्किप नहीं कर सकता। विकास इसी क्रम में होता है, एक सीढ़ी की तरह, स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप पहली सीढ़ी से सीधे तीसरी पे छलांग नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इन तीनों लेवल्स और उनके अंदर की स्टेजेस को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। जरूर। तो ये पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, जो लगभग 4 से 10 साल के बच्चों में पाया जाता है। इस पेज का लक्ष्य यही समझना है कि यहाँ नैतिकता बाहरी कारकों पर कैसे निर्भर करती हैं। बाहरी कारक मतलब सजा और इनाम। बिल्कुल। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इस स्टेज में बच्चा सोचता है कि वही काम सही है जिससे सजा ना मिले। अच्छा, जैसे अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ेगी, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, नैतिकता का पूरा आधार ही सजा से बचना है। फिर आती है स्टेज 2, जो है सेल्फ इंटरेस्ट या इंडिविजुअलिज्म। यहाँ बच्चा थोड़ा और आगे सोचता है। हाँ, अब वो सोचता है कि वही काम सही है जिसमें उसका कोई फायदा हो। अगर मैं ये करूं तो मुझे क्या मिलेगा वाली सोच होती है। इसे लेन देन की भावना भी कहते हैं। मतलब आप मेरी मदद करो, मैं आपकी करूंगा।
टिट फॉर टैट वाली बात। एग्जैक्टली। सीटेट में इन स्टेजेस के कोर लॉजिक पर सीधे सवाल आते हैं। याद रखिएगा, स्टेज 1 में पनिशमेंट और स्टेज 2 में सेल्फ इंटरेस्ट, ये कीवर्ड्स हैं। दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है और आप एग्जाम निकालना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। बिल्कुल। तो जब बच्चा इस मैं और मेरा फायदा वाली सोच से आगे बढ़ता है तो वो दूसरे स्तर में प्रवेश करता है। चलिए अब लेवल 2 देखते हैं। ठीक है, तो अब हम आ गए लेवल 2 पर, कन्वेंशनल लेवल। यहाँ पर क्या होता है? ये स्तर लगभग 10 से 16 वर्ष की आयु में आता है। इस पेज से हम यही समझेंगे कि अब बच्चा समाज के नियमों और अपेक्षाओं को मानना कैसे शुरू कर देता है। अच्छा, मतलब अब मैं से फोकस हटकर हम या समाज पर आ रहा है। हाँ, इसकी स्टेज 3 है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। इसे गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन भी कहते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुना है। इस स्टेज में सही काम वो है जिसे करने से दूसरे लोग खुश हों और समाज में आपको स्वीकृति मिले। बच्चा अच्छा बनकर दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता है। और फिर स्टेज 4? स्टेज 4 है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यहां व्यक्ति मानता है कि कानून सर्वोच्च है और समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमों का पालन करना सबका कर्तव्य है। सोच होती है नियम सबके लिए हैं और उन्हें हर हाल में मानना चाहिए। मतलब यहाँ पर आकर व्यक्ति समाज के नियमों को जस का तस मान लेता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या नैतिकता हमेशा नियमों का पालन करना ही है? ये तो बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब हमें तीसरे स्तर में मिलता है। तो अब हम नैतिकता के सबसे ऊंचे स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर हैं। इस पन्ने का लक्ष्य इसी सर्वोच्च स्तर को समझना है। हाँ, और ये नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर है जो 16 वर्ष के बाद आता है। पर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कोहलबर्ग के अनुसार सभी लोग इस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। अच्छा, मतलब ज्यादातर लोग यहीं तक नहीं पहुंचते। इसकी स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस स्टेज में व्यक्ति ये मानता है कि नियम और कानून सामाजिक समझौते हैं जो सबकी भलाई के लिए बने हैं। लेकिन अगर कोई कानून समाज के हित में नहीं है तो उसे बदला जा सकता है। मतलब यहाँ कानून को पत्थर की लकीर नहीं माना जाता। बिल्कुल नहीं। और फिर आती है स्टेज 6 जो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। ये नैतिकता का शिखर है। यहाँ व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज मतलब कॉन्शियंस और सार्वभौमिक न्याय यूनिवर्सल जस्टिस के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेता है। और ये सिद्धांत कानून से भी ऊपर होते हैं? हाँ, जैसे गांधी जी का सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, जिसके लिए वो कानून तोड़ने को भी तैयार थे। बिल्कुल। यहाँ से एमपीएससी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना, जो स्टेज 5 और स्टेज 6 के बारीक अंतर पर आधारित होगा। सही कहा। इन सभी स्टेजेस को और बेहतर ढंग से समझने के लिए कोहलबर्ग ने एक बहुत प्रसिद्ध कहानी का इस्तेमाल किया। चलिए उस केस स्टडी को देखते हैं। हाँ, हाइंस डिलेमा, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध केस स्टडी है। तो इस पन्ने का उद्देश्य इसी दुविधा को समझना है। हाँ, तो कहानी है हेन्स नाम के एक व्यक्ति की। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसकी पत्नी बहुत बीमार है और एक महंगी दवा से ही उसकी जान बच सकती है। लेकिन हेन्स के पास उतने पैसे नहीं हैं। और वो दवा बनाने वाला भी कीमत कम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या उसे दवा चुरानी चाहिए? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है ना? और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात नीचे लिखे बॉक्स में है। कोहलबर्ग के लिए ये मायने नहीं रखता कि आपका जवाब हाँ है या ना। उनके लिए मायने रखता है कि आप अपने जवाब के पीछे तर्क मतलब रीजनिंग क्या देते हैं। एग्जैक्टली। उसी तर्क से आपकी नैतिक स्टेज का पता चलता है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कि अलग-अलग स्टेज के लोग हेन्स की इस दुविधा पर क्या तर्क देंगे। बिल्कुल। अब आप जो टेबल देख रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। हर रो एक अलग स्टेज का तर्क दिखा रही है। ठीक है, तो स्टेज 1 से शुरू करते हैं, जहां सजा का डर होता है। हाँ, तो स्टेज 1 का व्यक्ति कहेगा नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी करने पर उसे जेल हो जाएगी। बिल्कुल सीधा तर्क, सजा का डर। अब स्टेज 3 पर आते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल वाला। यहाँ तर्क बदल जाएगा। वो कहेगा हाँ, उसे चोरी कर लेनी चाहिए। एक अच्छा पति अपनी पत्नी की जान बचाता है, मतलब अच्छा पति बनने की चाह है। ठीक है। और स्टेज 4, जहां कानून सबसे ऊपर है? स्टेज 4 वाला कहेगा नहीं, चोरी करना गैर कानूनी है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। यहाँ कानून का सम्मान सबसे जरूरी है। और स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाला? वो कहेगा हाँ, उसे चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि जीवन का अधिकार संपत्ति के अधिकार से बड़ा है। यहाँ वो कानून से ऊपर मानवीय मूल्यों को रख रहा है। वाह, ये टेबल तो एग्जाम रिवीजन के लिए परफेक्ट है। इससे हर स्टेज का तर्क आसानी से याद रह सकता है। हाँ बिल्कुल।
कोहलबर्ग का ये सिद्धांत बहुत प्रभावशाली रहा, लेकिन हर सिद्धांत की तरह इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुईं। अब हम उन पर नजर डालेंगे। तो इस स्लाइड को हल्के में मत लेना, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं क्या थीं? हाँ, इस पन्ने का लक्ष्य यही समझना है। 3 मुख्य आलोचनाएं हैं। पहला, जेंडर बायस, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह। अच्छा, ये तो कैरल गिलिगन ने की थी, है ना? हाँ, जो उनकी ही स्टूडेंट थी। उन्होंने कहा कि कोहलबर्ग ने सिर्फ पुरुषों पर अध्ययन किया और न्याय की नैतिकता, जो कि एक मेल पर्सपेक्टिव है, उस पर जोर दिया, जबकि महिलाओं की देखभाल की नैतिकता यानी फीमेल पर्सपेक्टिव की अनदेखी की। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरी आलोचना? दूसरा, कल्चरल बायस यानी सांस्कृतिक पूर्वाग्रह। ये सिद्धांत पश्चिमी व्यक्तिवादी समाजों, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर पर आधारित है। भारत जैसे सामूहिक यानी कलेक्टिविस्टिक समाजों में, जहां धर्म और समूह का महत्व ज्यादा है, ये पूरी तरह लागू नहीं होता। और तीसरी? तीसरी है रीजनिंग वर्सेस बिहेवियर, यानी तर्क बनाम व्यवहार। हम जो सोचते हैं और जो करते हैं उसमें अंतर हो सकता है। हाँ, ये तो होता है। हो सकता है कोई व्यक्ति नैतिक रूप से बहुत ऊंचा तर्क दे, लेकिन असल परिस्थिति में वैसा व्यवहार न करे। दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है और आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बने। चलिए, अब जब हमने दोनों सिद्धांतों और उनकी आलोचनाओं को समझ लिया है, तो एक टेबल में पियाजे और कोहलबर्ग की तुलना करते हैं। हाँ, ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जो टेबल देख रहे हैं वो बहुत उपयोगी है। चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो पहला आधार है बेसिस। पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, जबकि कोहलबर्ग का सिद्धांत उसी का विस्तार है, मतलब एक्सटेंडेड है। बिल्कुल। दूसरा है स्ट्रक्चर। पियाजे ने 2 मुख्य चरण दिए, कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 चरण। ये तो साफ है। तीसरा है अप्रोच, यानी दृष्टिकोण। पियाजे ने नियम और इरादे, रूल्स एंड इंटेंशंस पर ध्यान दिया। और कोहलबर्ग ने न्याय और तर्क, जस्टिस एंड रीजनिंग पर। और आखिरी, नैतिकता का स्रोत, सोर्स ऑफ मोरालिटी। पियाजे के अनुसार नैतिकता सहकर्मी बातचीत, पीयर इंटरैक्शन से आती है, जबकि कोहलबर्ग के अनुसार ये सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज, डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है। ये तुलना बहुत अच्छी है। थ्योरी तो हमने समझ ली, अब देखते हैं कि परीक्षा में इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हाँ, चलिए एक असली प्रश्न का विश्लेषण करते हैं। तो अब इस पेज पर हम JSS 24I परीक्षा के एक वास्तविक प्रश्न को देखेंगे और कोहलबर्ग के सिद्धांत को उस पर लागू करेंगे। बिल्कुल। देखिए, ये JSS 24I का प्रश्न 28 है। इसमें अरुणिमा का एक तर्क दिया गया है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, ये उचित है। इसका विश्लेषण क्या कहता है? अरुणिमा मान रही हैं कि कानून को बदला जा सकता है। हाँ, या वो किसी विशेष परिस्थिति में लागू नहीं होता। ये सोच सीधे तौर पर सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, स्टेज 5 का उदाहरण है। एग्जैक्टली, जहां व्यक्ति मानता है कि कानून समाज की भलाई के लिए हैं और जरूरत पड़ने पर बदले जा सकते हैं। तो इस तरह आपको परीक्षा में दिए गए तर्क को पहचानकर उसे सही स्टेज से जोड़ना होता है। बिल्कुल। इस परीक्षा में सिर्फ कोहलबर्ग ही नहीं, कुछ और सिद्धांत भी महत्वपूर्ण थे। चलिए उन पर भी एक नजर डालते हैं। अच्छा, तो JS 24I में और कौन से प्रमुख सिद्धांत पूछे गए थे? हाँ, ये स्लाइड आपको बताती है कि तैयारी करते समय और किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है। पहला नाम तो है लेव वाइगोत्स्की। हाँ, इनके स्कैफोल्डिंग और इनर स्पीच के कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक अंतःक्रिया पर इनका जोर हमेशा पूछा जाता है। फिर है हॉवर्ड गार्डनर। इनका बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, तो एक सदाबहार टॉपिक है। बिल्कुल। और तीसरा है रचनावाद, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म। ये विचार कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये तो आज की शिक्षा शास्त्र का आधार ही है। एकदम सही। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है? एक शिक्षक के लिए इन बातों का क्या महत्व है? चलिए अंतिम स्लाइड में देखते हैं। तो ये हमारी आज की चर्चा का सार है। एक शिक्षक के रूप में हमें क्या याद रखना है? हाँ, इस पन्ने का लक्ष्य यही है। पहला, तर्क को पहचानें, छात्र के व्यवहार के पीछे की क्यों को समझें। दूसरा, चर्चा को बढ़ावा दें। कक्षा में नैतिक दुविधाओं, मॉरल डायलेमास पर चर्चा करें ताकि बच्चे अगले चरण में विकसित हो सकें। बिल्कुल। तीसरा, व्यक्तिगत अंतर। याद रखें कि हर बच्चा एक ही गति से विकसित नहीं होता। और सबसे महत्वपूर्ण,
परीक्षा रणनीति। हाँ, प्रश्न में दिए गए तर्क यानी रीजनिंग शब्द पर ध्यान दें, न कि केवल उत्तर पर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो आज हमने पियाजे और कोहलबर्ग के माध्यम से नैतिक विकास की यात्रा को समझा। हमने ये भी देखा कि एक व्यक्ति का नैतिक तर्क कैसे विकसित होता है। लेकिन एक विचार मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने तर्क बनाम व्यवहार की आलोचना पर बात की थी कि जो हम सोचते हैं जरूरी नहीं वही हम करें। हाँ, एक शिक्षक के तौर पर हमारी सबसे बड़ी चुनौती शायद यही है कि हम बच्चों को न सिर्फ सही तर्क करना सिखाएं, बल्कि उस तर्क को अपने व्यवहार में लाने के लिए कैसे प्रेरित करें। कक्षा में ज्ञान देने और चरित्र निर्माण करने के बीच का पुल कैसे बने, इस पर सोचिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।